नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर यूपी के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और वहीं आपको बता दें, शुरुआती लक्षण दिखने पर टेस्ट कराया गया, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उन्होंने कहा कि मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राधा मोहन ने स्वयं आइसोलेट कर लिया और उन्होंने अपने आप को स्वयं आइसोलेट भी किया। और राधा मोहन ने ट्वीट करते हुए इसकी बात की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि मैं स्वस्थ भी महसूस कर रहा हूं और इसके अलावा संपर्क में आए लोगों को जांच कराने की अपील की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर एक तरफ चुनाव है और वहीं चुनाव के दौरान कोरोना का खतरा भी बना हुआ है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर उन्होंने अपना टेस्ट कराया, जिसके बाद उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो खुद घर पर आइसोलेट हो गए और उन्होंने लोगों से अपनी जांच कराने की भी अपील की है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि वो स्वस्थ हैं, जिसके बाद उन्होंने राधा मोहन ने, जो बीजेपी के प्रभारी है, उन्होंने लोगों से जो भी उनके साथ में या उनके संपर्क में आए हैं लोग, उनसे कोरोना की जांच कराने की अपील की है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर माघ मेले में हुई कोरोना की एंट्री। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर प्रयागराज से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर माघ मेले में भी कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। और आपको बता दें कि मेले में 7 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद अब मेले पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि मेले में 7 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए और सभी पुलिसकर्मियों को कराई जाएगी जांच। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर संक्रमित पुलिसकर्मी आइसोलेट भी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि प्रयागराज से आ रही है, जहां पर माघ मेले में कोरोना की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद वहां पर तैनात 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें आइसोलेट भी किया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि माघ मेले में ये एंट्री कोरोना की हो गई, जिसके बाद अब पुलिसकर्मी भी इसकी चपेट में आ गए। और आपको बता दें कि मेले में 7 पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसके अलावा मेले में 7 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए, जिसके बाद संक्रमित पुलिसकर्मी को आइसोलेट भी किया गया और सभी पुलिसकर्मियों की जांच भी कराई जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि प्रयागराज से आ रही है, जहां पर 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना और ओमिक्रॉन ने जमकर रफ्तार पकड़ी है। और इसको देखते हुए भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की है। और इसके मुताबिक विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी होगा और 8वें दिन यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। और ये गाइडलाइंस आज से ही जारी हो गई हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को रोका जा सके। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे कहा कि कोरोना की गंभीर स्थिति के मद्देनजर ये फैसला लिया गया और विदेश से आने वालों को तुरंत ही बाहर निकलने या इधर उधर घूमने की इजाजत भी नहीं होगी और उन्हें पहले होम क्वारंटीन में रहना होगा और इसके 8 दिन बाद RT-PCR टेस्ट भी कराना जरूरी होगा। देश में कोरोना की तेज रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही और इस दौरान कोरोना की चपेट में आम जनता से लेकर डॉक्टर से लेकर अब नेता और मंत्री भी इसके निशाने पर आ गए हैं। और देश के दिग्गज नेता कोरोना संक्रमित की जद में आ चुके हैं और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और सभी हल्के लक्षणों के बाद और सभी ने अपनी हल्के लक्षणों के बाद जांच कराई, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और बीजेपी जेपी नड्डा ने कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर उन्होंने अपना कोविड टेस्ट करवाया और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी मैं स्वस्थ महसूस भी कर रहा हूं और डॉक्टर्स की सलाह पर मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। और वहीं रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि मैंने आज हल्के लक्षणों के साथ कोरोना पॉजिटिव आया हूं और मैं होम क्वारंटीन में हूं और मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं जो हाल ही में मेरे संपर्क में आए हैं, खुद को अलग करने और टेस्ट करने का अनुरोध करता हूं। और 8 जनवरी को राजनाथ सिंह ने एक वेबिनार को संबोधित भी किया था, जिसमें 100 नए सैनिक स्कूलों को लड़कियों को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर प्रदान किया गया था। और इसके पहले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार भी कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि 8 जनवरी को राजनाथ सिंह ने एक वेबिनार को संबोधित किया था, जिसमें 100 नए सैनिक स्कूलों को लड़कियों को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर प्रदान किया गया था। और इससे पहले आपको बता दें कि नित्यानंद और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जल्दी आधिकारिक सूचना आने की उम्मीद है और छात्र जल्द ही जान पाएंगे कि परीक्षाएं कब से शुरू होंगी। और मिली जानकारी के अनुसार संभावना है कि परीक्षाएं 20 मार्च 2022 से शुरू हो जाएगी और बोर्ड ने इस बाबत प्रस्ताव शासन को भी भेज दिया है। और जैसे ही वहां से मंजूरी मिलेगी, परीक्षा की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। और इससे एक बात और साफ है कि इस बार की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं विधानसभा चुनाव के बाद ही कराई जाएगी। और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक यूपी बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन यूपी विधानसभा चुनाव के आयोजन और मतगणना की गिनती पूरी होने के बाद कराया जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनावों के मतों की गणना 10 मार्च को होगी और इसके बाद ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। और विधानसभा चुनाव के बाद 18 मार्च को होली का त्योहार भी है और उसके बाद परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। और अगर फेरबदल हुआ तो मार्च के तीसरे हफ्ते से ही शुरू हो जाएंगे बोर्ड के इम्तिहान। और वहीं विधानसभा चुनाव की वजह से इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा देर से आयोजित हो रही है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के मौकों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर सामने आई। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट द्वारा करीब 4000 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। और यूनिट विभाग द्वारा 7 जनवरी 2022 को जारी सीएचओ भर्ती विज्ञापन के अनुसार योग्य उम्मीदवारों से सीएचओ के तौर पर संविदा के आधार पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। और पीएमयू यूपीएनएचएम द्वारा जारी सीएचओ भर्ती विज्ञापन के अनुसार वही उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से बीएससी के साथ सीएचओ का सर्टिफिकेट किया हो या पोस्ट बेसिक बीएससी के सीएचओ का सर्टिफिकेट किया। और इसके साथ ही उम्मीदवारों को भारतीय नर्सिंग परिषद या राज्य नर्सिंग परिषद से पंजीकृत होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि राज्य के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए यूपी सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान किया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर व्यापारी के साथ बैंक में टप्पेबाजी हुई है। इस वक्त की बांदा से बड़ी खबर है, जहां पर व्यापारी के साथ बैंक के अंदर ही टप्पेबाजी हुई। और वहीं आपको बता दें कि बैंक काउंटर से करीब 2,68,000 रुपए पार कर दिए गए। और इसके अलावा आपको बता दें कि व्यापारी ने मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि बबेरू कस्बे के इंडियन बैंक का ये मामला है, जहां पर व्यापारी के पास से करीब 2,68,000 रुपए पार कर दिए गए। और ये मामला बैंक के अंदर का है, जिसके बाद व्यापारी ने इसको लेकर
एफआईआर भी दर्ज कराई है। और बांदा से ये बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि व्यापारी से करीब 2,68,000 रुपए की लूटपाट की गई, या ये कहें कि उनके सामने से ही ये साफ कर दिए गए। और वहीं आपको बता दें कि बैंक काउंटर से करीब 2,68,000 गायब होने के बाद व्यवसायी और व्यापारी ने मामले में एफआईआर दर्ज कराए। और इसके अलावा आपको बता दें कि बबेरू कस्बे के इंडियन बैंक का ये मामला है। और वहीं पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी और तहरीर आई तालिबान पाकिस्तान का प्रवक्ता कमांडर खालिद बटली उर्फ मोहम्मद खुरासानी अफगानिस्तान में मारा गया। और ये दावा सोमवार को पाकिस्तान डिफेंस सूत्रों ने किया। और खुरासानी पाकिस्तान से सटे अफगानिस्तान के नंगरहार में मारा गया। हालांकि पाकिस्तान की ओर से ये नहीं बताया गया कि खुरासानी की मौत कैसे हुई। और खुरासानी टीटीपी का सीनियर कमांडर था और वो पाकिस्तान में कई हमलों में भी शामिल था और इनमें कई नागरिकों और सुरक्षा बलों की भी जान गई। और डिफेंस सूत्रों ने ज्यादा जानकारी ना देते हुए बताया कि खुरासानी अफगानिस्तान के नगरहार में मारा गया। और खुरासानी की उम्र करीब 50 साल की थी और वो गिलगित बाल्टिस्तान का था। और उसने 2007 में स्वात में प्रतिबंधित संगठन में शामिल हो गया। और इसके बाद वो कट्टरपंथी नेता मुल्ला फजलुल्लाह के संपर्क में आया और बाद में गिलगिट फजलुल्लाह टीटीपी का चीफ भी बना। और खुरासानी को 2014 में टीटीपी का प्रवक्ता भी बनाया गया। और सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक इसके बाद से वो आतंकी संगठन में अहम भूमिका निभा रहा था। और सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि वो हाल ही में काफी एक्टिव हुआ था और वो टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वाली के नेतृत्व में कई आतंकी संगठनों को एक साथ लाया था। और हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद वो काबुल चला गया। अधिकारियों ने आगे बताया कि खुरासानी खैबर पख्तूनख्वा के मिराम शाह शहर में एक आतंकवादी ठिकाना चलता था। और 2014 में ऑपरेशन जर्ब ए अजब के बाद वो अफगानिस्तान भाग गया था। और खुरासानी की हत्या पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच एक महीने के सीज फायर के टूटने के बाद हुई। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर 9 नवंबर से एक महीने तक हमला न करने का ऐलान किया था। और वहीं पाकिस्तान किस कदर आर्थिक कंगाली के जाल में फंस गया, इसे वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोई यूसुफ के बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने वहां के स्थानीय जियो न्यूज चैनल से एक बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान अब आर्थिक रूप से आजाद नहीं रहा। और एनएसए मोईद यूसुफ ने माना कि पाकिस्तान ऋण के जाल में ऐसा फंसा है कि अब उसे दूसरे देशों की शर्तें माननी पड़ रही। और सीधे शब्दों में कहा तो पाकिस्तान से पहली बार ये माना कि उसकी आर्थिक आज़ादी चली गई है। और यह बयान इमरान सरकार के लिए बड़ी फजीहत कर सकता है। और मोईद यूसुफ ने कहा कि हमारी सरकार पूरा नहीं करते और उन मांगों को जो आबादी को चाहिए, और ऐसे में हमें बाहर कर्ज के लिए जाना पड़ता है। और जब हम बाहर पैसा मांगने जाते हैं तो हमारी विदेश नीति प्रभावित होती है। और उन्होंने कहा कि ऐसे में आप जो काम करना चाहते हैं वो काम नहीं कर पाते। और मोईद ने आगे कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता किसी मुल्क तब तक नहीं हो सकती जब तक आप आर्थिक तौर पर स्वतंत्र ना हो। और इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने शुक्रवार को कहा कि आर्थिक सुरक्षा देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में होनी चाहिए। और इस कथन से उन्होंने अपनी तरह की पहली महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के सिद्धांतों को रेखांकित किया, जिसे पिछले महीने कैबिनेट ने समर्थन भी दिया था।